गरीब माँ और बेटियों का बोझ। ये कहानी उदयपुर गांव में रहने वाले बाबूलाल के परिवार की है। बाबूलाल एक वकील है और उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। बड़ी बेटी राधा 16 साल की है और सूरज 14 साल का और गौरी 12 साल की है और सबसे छोटा बेटा 2 साल का है। बाबूलाल की दोनों बेटियां बहुत ही चंचल हैं। वो हमेशा अपनी गुड़ियाओं के साथ खेलती रहती थी। उनका धूमधाम से ब्याह भी करती हैं। राधा, गौरी, जल्दी इधर आओ। पूरा दिन खेलने में लगी रहती हो, एक भी काम को हाथ नहीं लगाती हो। माँ, हम बाद में कर लेंगे, अभी हम खेल रहे हैं। तुम दोनों आती हो या अभी डंडा लेकर आऊं? माँ, हर समय हमें ही काम बताती रहती हो, सूरज को क्यों नहीं कहती? वो भी तो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलता रहता है। लड़कियों का काम होता है घर संभालना। समय रहते सब सीख लो, कल को दूसरे घर जाओगी, फिर लोग बोलेंगे कि माँ ने कोई काम नहीं सिखाया। मैं सब तुम दोनों की भलाई के लिए ही करती हूँ। तभी वहाँ पर किसी के आने की दस्तक होती है। अरे गायत्री, जल्दी से मुंह मीठा करवाओ, राधा का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। गायत्री और गौरी जल्दी से बाबूलाल के पास आती हैं, लेकिन राधा गंभीर, एकांत और लज्जाशीत हुए रसोई में खड़ी थी। बाबूलाल कई समय से अपनी बेटी राधा के लिए बात कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। गायत्री, वो भानु प्रताप जी है ना, उन्हीं के बड़े बेटे से राधा का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान है। कह रहे थे आपकी खुशी से दहेज दें या ना दें, बस बारात में जो लोग आए हैं उनका आदर सत्कार अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि हम दोनों में से किसी की भी बुराई ना हो। फिर तो बहुत ही भले लोग हैं जी, नहीं तो हम तो डर रहे थे कि 2-2 बेटियों की विदाई कैसे करेंगे। लेकिन अगर दोनों को ऐसे ही रिश्ते मिल गए तो सब ठीक हो जाएगा। सही कह रही हो गायत्री, मुझे तो यही चिंता सता रही थी कि अगर उन्होंने दहेज मांग लिया तो किसके आगे हाथ फैलाऊंगा। लेकिन समधी जी की बात सुनकर तो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। सब बहुत खुश थे, लेकिन राधा अकेली छत पर जाकर बैठ गई। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई थी कि न जाने आगे क्या होगा और कैसे होगा। दूसरी तरफ गौरी अपनी बहन को हर जगह ढूंढ रही थी। दीदी, कहाँ हो आप? हर जगह देख लिया, कहाँ चली गई? मेरे बिना तो दीदी कहीं घूमने नहीं जाती। देखते ही देखते गौरी छत पर जाती है। वो देखती है कि राधा अकेले छत पर सुनसान बैठी हुई थी। आप यहाँ बैठी हो दीदी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। चलो ना, बाजार में चाट खा कर आते हैं। तू जा, मुझे नहीं आना। मेरी प्यारी दीदी, चलो ना, देखो कितना अच्छा मौसम है, बहुत मजा आएगा। नहीं, मेरा मन नहीं है, तू चली जा। तभी गौरी की आंखों से आंसू छलक आए और कांपती हुई आवाज से वो बोलती है, आज तुम क्यों नहीं चलोगी? तुम बाबा के आने के बाद से ऐसे चुप चुप क्यों हो? ऐसे यहाँ आकर बैठी हो, मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं? राधा कोई जवाब नहीं देती। बाजार में मुझे जाना अच्छा नहीं लगता अकेले, मेरा जी घबराता है। अगर तुम साथ नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ यहीं बैठी रहूंगी। अच्छा, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझसे अकेला यहाँ नहीं रहा जाएगा। राधा मुस्कुरा कर कहती है, तुझे अम्मा नहीं आने देगी तो मैं भी आपको नहीं जाने दूंगी। जाकर अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं जाऊंगी? कह तो रही हूँ, लेकिन सुनता कौन है? सब दूसरे घर की बातें करते हैं। दीदी, तो ये क्या घर तुम्हारा नहीं है? नहीं, ये मेरा घर होता तो मुझे ऐसे क्यों जबरदस्ती निकालते? तो क्या इसी तरह एक दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी? और नहीं तो क्या,
यहीं बैठी रहेगी क्या? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। तो क्या सूरज भी निकाल दिया जाएगा? सूरज तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? दीदी, लड़कियां बहुत खराब होती होगी। खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? सूरज इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तो बदमाशी भी नहीं करते। तभी वहाँ सूरज आता है और राधा को देखकर बोलता है, ओहो दीदी, आप दुल्हन बनोगी। अब तो घर में बाजे बजेंगे, दीदी पालकी में बैठेगी। ओहो। सूरज, जो राधा से 3 साल छोटा है, अपनी दीदी राधा को चिढ़ा रहा था। चल गौरी, बाबा ने पैसे दिए हैं, कुछ खा कर आते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राधा छत पर बैठी अकेली उदास बैठी थी। गौरी के चले जाने से राधा को बहुत दुख हुआ। राधा गौरी को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। देखो तो कैसे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। भाई बहन, माता पिता सभी इस तरह मुझे भूल जाएंगे, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊंगी। बात कोई भी न थी, लेकिन दुखी हृदय दुखती हुई आंख है, जिसे हवा से भी पीड़ा होती है। राधा बहुत देर तक अकेली बैठी रोती रही। कुछ दिनों के बाद बाबूलाल का घर अब बाजार बना हुआ था। घर में तरह तरह के सामान रखे थे। दर्जी की मशीन चल रही थी, घर में पेंट का काम चल रहा था और कुछ नई चारपाई भी बनाई जा रही थी। अभी बारात आने में 1 महीना पड़ा था, लेकिन सब काम समय से हो जाए और किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसलिए सब तैयारियां पहले से ही हो रही थी। दूसरी तरफ बाबूलाल हर रोज घंटों तक होने वाले खर्चों का हिसाब किताब लगाते रहते थे और आज भी वो घंटों भर से यही कर रहे थे। 50,000 से कम खाने का सामान नहीं आएगा। हो सकता है 10-20 हजार और लग जाएं। देखना गायत्री, बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाएगा कि किसी को जुबान हिलाने का मौका ना मिलेगा। वे लोग भी याद रखेंगे कि कहीं बारात में गए थे। तभी गायत्री भौहें सिकोड़ते हुए बाबूलाल को कहती है, हर रोज 10-20 हजार रुपए बढ़ाते रहते हो, ऐसे तो महीने भर में लाखों तक पहुंच जाओगे। क्या करूं भाग्यवान, अब लोग हम पर हंसे ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। कोई शिकायत हुई तो लोग क्या कहेंगे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जब वो मुझसे दहेज की 1 पाई नहीं मांग रहे तो मेरा भी फर्ज है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात ना उठा सके। जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची है ना, तब से आज तक कभी बारातियों को कोई चीज पसंद नहीं आ सकी। उन्होंने तो दोष निकालना ही है और निंदा करने का कोई न कोई अवसर उन्हें मिल ही जाता है। जिसे ना अपने घर पर सूखी रोटियां भी नसीब नहीं होती, वो भी बारात में जाकर कमियां निकालता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बारातियों के नखरे का विचार तो आप छोड़ ही दो। तो आखिर तुम अब मुझे क्या करने को कहती हो? कह तो रही हूँ कि आप पक्का इरादा कर लो, 20,000 से अधिक खर्चा ना करूं। वैसे भी घर में इतने पैसे भी नहीं है, कर्जे का ही भरोसा है, तो इतना कर्ज क्यों लें कि जिंदगी भर चुका ना सकें। आखिर हमारे और भी तो बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ तो चाहिए ना। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं सब चुका दूंगा। यहाँ पल का भरोसा नहीं है और आप न जाने कौन सी बातें करते हो। हाँ, मैं तो आज ही मरा जा रहा हूँ ना, यही सोच रही हो ना तुम। इसमें बिगड़ने की क्या बात है, मरना तो एक दिन सभी को है। यहाँ कोई अमर होकर तो नहीं आया, लेकिन आंखें बंद कर लेने से ना होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों से देखती हूँ, देहांत हो जाता है। बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं, आदमी ऐसा काम ही क्यों करे। गायत्री की बातों से बाबूलाल को बहुत गुस्सा आता है और वो हिसाब किताब की कापी उठाकर पटक देता है। हाँ, समझ गया, मेरे मरने के दिन निकट आ गए हैं, यही भविष्यवाणी है ना तुम्हारी। तुमसे दुनियादारी की कोई बात कहने जाती हूँ तो यही जहर उगलने लगते हो। मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो तुम। ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते होंगे। मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहे खर्च करूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, समझी। ठीक है, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा भी दूर से ही सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ ही नहीं है।
तुम क्या समझती हो कि तुम ना संभालोगी तो मेरा घर ना संभलेगा? मैं ऐसे ना 10 घर संभाल सकता हूँ। ये सुनते ही गायत्री गुस्से से तिलमिला उठी और वो अपने कमरे के द्वार पर चली जाती है। तभी बाबूलाल, मायके का घमंड है ना, सब निकल जाएगा एक दिन। गायत्री गुस्से से बोलती है, मायके वाले मेरी तकदीर के साथ ही नहीं और ना ही मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर पलूं। फिर जा कहाँ रही हो? तुम ये पूछने वाले होते कौन हो? ईश्वर के घर में ना सबके लिए जगह है, मैं चली जाऊंगी कहीं भी। गायत्री अपने कमरे में जाती है जहाँ उसका छोटा बेटा मुन्ना माँ की आवाज से बिस्तर से उठकर बैठ गया। माँ, कहाँ गई थी? मुझे डर लग रहा था। ऐसा बोलकर वो रोने लगता है। गायत्री ने मुन्ना को गले से लगा लिया। चुप हो जा बेटा, मैं यहीं थी। बच्चे को गोद में लेते ही गायत्री का गुस्सा मानो शांत हो गया और वो उसे लेकर चारपाई पर लेट गई और मुन्ना माँ के साथ सो गया। लेकिन गायत्री के मन में पति के आते ही ये घर छोड़कर जाने की बात उठ जाती है। लेकिन बच्चों को देखते ही उसके मन में आता कि बिना माँ के उसके बच्चों का क्या होगा। दूसरी तरफ बाबूलाल भी गुस्से में था। कई दिनों से देख रहा हूँ, ऐसे ही जली कटी सुनाया करती है। मायके का घमंड है ना, लेकिन सब उतर जाएगा। इसको लगता है यही गृहस्थी चला रही है। अभी 4 दिन कहीं चला जाऊंगा ना तो मालूम होगा, सब घमंड टूट जाएगा इसका। एक बार इसका घमंड तोड़ ही दूं। 4-5 दिन काफी होंगे। जब मिजाज ठंडा हो जाएगा तो घर लौटाऊंगा। लो, तुम भी क्या याद रखोगी कि किससे पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबूलाल उठा और चुपके से बाहर निकल गए जब सब लोग सो रहे थे। ये कौन जानता था कि ये सारी लीला विधि के ही हाथों रची जा रही थी। बाबूलाल गंगा की ओर चलते जा रहे थे। गंगा किनारे पहुँचे तो उन्होंने अपना कुर्ता निकाल दिया और वहीं रख दिया। सब ये कुर्ता देखकर समझ जाएंगे कि मैं गंगा में डूब गया, और जब जेब में कार्ड देखेंगे तो मेरी पहचान भी हो जाएगी। अब देखना, गायत्री 8 बजते ही द्वार पर खबर पहुंच जाएगी। जब देखता हूँ देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबूलाल आगे दूसरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद सहसा उन्हें आभास हुआ कि उनके पीछे कोई है। वो समझ रहे थे कि जो भी होगा वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जिस गली में भी वो मुड़ते उसी गली में वो आदमी भी मुड़ता। अब बाबूलाल समझ गए थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी बाबूलाल ने जेब से टॉर्च निकाली और पीछे मारी तो सामने एक हट्टा कट्टा आदमी कंधे पर लाठी रखे हुए उनकी तरफ चलता आ रहा था। ये आदमी उनके शहर का बदमाश था जो अभी कुछ ही समय पहले सजा काट कर आया था। बाबूलाल थोड़ा डर गए थे। क्यों भाई, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों, रास्ता तेरे बाप का है क्या? अच्छा, लगता है सजा काट कर भी तेरा मन नहीं भरा। इतना बोलते ही उस आदमी ने लाठी बाबूलाल के सर पर मार दी। हाय, मार डाला। हाँ, इतना कहते ही बाबूलाल जमीन पर गिर पड़े। आदमी पास आया और उसने देखा कि बाबूलाल के सर से खून की धार बह रही थी। हो गया इसका काम तमाम। बदमाश चोर बाबूलाल की कलाई से घड़ी निकालता है और गले में पड़ी सोने की चेन भी निकाल लेता है और जेब में जो पैसे थे वो भी निकालकर वहाँ से चला जाता है। इधर बाबूलाल की लाश सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। बाबूलाल बेचारे क्या सोचकर घर से निकले थे और क्या हो गया। विवाह वाले घर में अचानक से मातम छा गया था। बाबूलाल का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा परिवार गम में डूबा था। बाबूलाल को गए लगभग 1 महीना हो गया था और अब गायत्री को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। गायत्री ने लड़के वालों को पंडित के हाथों पत्र भेजा था। जी, आप ही दया करो और मेरी डूबती नाव को पार लगाओ। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या अब आपकी हो चुकी है। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ,
लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। लड़के वालों ने भी पंडित के पास संदेशा पहुंचा दिया था। पंडित ने कपटी लड़के वालों की सारी बात गायत्री को बताई और वहां से चला गया। गायत्री गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तभी गौरी अपनी माँ से पूछती है, माँ, बारात कब आएगी? वो नहीं आएगी, अब बारात वालों के घर में आग लग गई है। क्या सच में माँ? बारात वालों के घर में आग लग गई? सब कुछ जल गया क्या? अब दीदी कहाँ जाकर रहेगी? अरे पगली, तो बात ही नहीं समझती। आग लगी मतलब हमारे यहाँ पे अब वो ब्याह नहीं करेंगे। बहुत से पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। क्या अम्मा, ये तो बहुत लालची है। लालची क्या बेटा, पूरे निर्दयी और कसाई हैं वो लोग। फिर तो बहुत अच्छा हुआ ना माँ कि दीदी की शादी वहाँ नहीं हुई। दीदी उन लालची लोगों के साथ कैसे रहती? ये तो खुश होने की बात है माँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? गायत्री ने प्यार से गौरी को देखा। तो सही कह रही है बेटा, ये तो खुश होने की बात है ना कि ऐसे लालची लोगों से संबंध नहीं हुआ। ऐसे लोगों के बीच बेचारी राधा न जाने कैसे रहती और वो लोग इसकी क्या गति करते। ये सोचकर गायत्री का मन हल्का हुआ और वो अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगा लेती है। मधुबन नगर में गोपाल नाम का दर्जी अपनी पत्नी सीमा और बेटी सुधा के साथ रहता था। सुधा का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण गोपाल और सीमा बहुत परेशान रहते थे। अरे गोपाल भैया, सोनू के पापा का कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस बहन जी, एक सिलाई करनी ही बाकी रह गई है। ठीक है भैया, मैं शाम को सोनू को भेजूंगी, उसके हाथ दे देना। शाम को इनको शादी में जाना है, इसलिए आज पक्का तैयार कर देना भैया। शाम को पक्का तैयार हो जाएगा बहन जी, आप बेफिक्र रहिए। तभी सीमा भी उस औरत की आवाज सुनकर बाहर आती है। कैसे हो आशा बहन आप? वो मैंने आपको एक काम को कहा था, कुछ बात बनी या नहीं? हाँ वो बहन जी, मैंने बोला तो था एक दो जगह ना, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया, क्योंकि ना मैंने उन सबको सच बोल दिया था कि लड़की का रंग सांवला है। अब किसी को धोखे में तो नहीं रख सकते ना। जी बहन जी, ये बात तो है। बहन जी, हम और आप होते कौन हैं ये सब तय करने वाले? जोड़ियां तो भगवान ऊपर बनाते हैं ना, इसलिए हमने सब भगवान पर छोड़ रखा है। वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है भैया, पर आपकी बेटी का रंग ना कुछ ज्यादा ही सांवला है। इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग की लड़कियों के लिए मानते नहीं है ना। अच्छा, मैं चलती हूँ भैया, आप कपड़े भिजवा देना। गोपाल देखता है कि इन तीनों की बातें सुधा सुन चुकी है, इसलिए उसने बात को बदलना चाहा। अरे बेटा सुधा, तुम अपनी माँ और उसकी सहेलियों की बातों का बुरा नहीं मानना, ठीक है ना? वो तो हम बस ऐसे ही। बस बापू, मुझे सब पता है, मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है। सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ना बिटिया ना, ऐसा कभी सोचना भी मत। तू तो हमारी जिंदगी से भी बढ़कर हमें प्यारी है मेरी बच्ची। मैं भी आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ बापूजी। अच्छा, लेकर आओ ये कपड़े ना, मैं सिल देती हूँ, हम बहुत थक गए होंगे। सुधा का उदास चेहरा देखकर गोपाल उस समय चुप हो जाता है। सुधा कपड़े सिलने लगती है। सुधा बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया। सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों ध्यान से सुनो। राजकुमार आदित्य सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा विनय प्रताप सिंह और रानी राजनंदिनी अपने बेटे आदित्य सिंह का 24वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। राजकुमार आदित्य सिंह की जन्मदिन की दावत?
सचमुच देखने वाली होगी ना? मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी। मैं भी बहुत सुंदर बन के जाऊंगी। पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे? ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे हम क्या देंगे, हमारे घर वाले है ना, वो खुद देख लेंगे कि क्या देना है और क्या नहीं। हम तो बस वहां देखने जा रहे हैं। पूरे गांव के लोग राजमहल में होने वाले उत्सव में जाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। हम राजमहल कैसे जा सकते हैं जी? उपहार देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। पर किसी को तो जाना ही चाहिए ना। सुधा, तुम अपनी सहेलियों के साथ चले जाना बच्ची। क्या? मैं? हाँ, यही सही रहेगा। सुधा को इसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं चांदनी के साथ चली जाऊंगी। सुधा राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या लेकर जाए। तभी उसके दिमाग में तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए ना एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको जरूर पसंद आएगी। सुधा राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुंच जाती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुंचे थे। उन सब के बीच सुधा बहुत ज्यादा घबरा रही थी। राजकुमार को तो कीमती उपहार मिल रहे हैं। इतने सारे उपहारों में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आ जाएगी? राजकुमार को तो अपने हाथ से मुझे देने की हिम्मत भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं चुपचाप ना राजकुमार के कक्ष में इसे रख देती हूँ। सुधा पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर अपने घर आ जाती है। सुधा बिटिया, तू राजकुमार से बिना मिले ही घर आ गई। उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है? कोई बात नहीं बापूजी, वैसे भी अब तक तो राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरे द्वारा दी गई पोशाक को भूल भी चुके होंगे। दूसरी तरफ राजकुमार जब अपने कमरे में पहुंचा तो उन्होंने वहां वो पोशाक रखी देखी। वाह, ये तो बहुत सुंदर पोशाक है। पर मुझे जहाँ तक याद है सबने मुझे उपहार दिए, मैंने सबका चेहरा देखा, पर ये उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर मुझे ये उपहार किसने दिया है और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहाँ मेरे कक्ष में रख दिया? राजकुमार महाराज, महारानी, सेनापति, दास दासियों सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता, ऐसे चोरी छुपे क्यों दिया। राजकुमार वापस अपने कक्ष में जाता है, तभी उसकी नजर अपने कक्ष में एक गिरे झुमके पर पड़ती है। राजकुमार महल में सभी से उस झुमके के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा झुमका नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये झुमका यकीनन उसी लड़की का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात को पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है वो पोशाक किसने दी, लेकिन उसके लिए सब लोग मना कर देते हैं। अरे हमने तो राजकुमार को चांदी की बालियां दी थी, हमने कोई पोशाक नहीं दी। उस दिन गोपाल, उसकी पत्नी और बेटी सुधा जरूरी काम से नगर से बाहर गए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था। इस झुमके की असलियत जानने का पिताजी, मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूँ पिताजी, ताकि उससे उस स्वयंवर में सभी लड़कियां आए और वही पोशाक और गहने पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहने थे। मुझे पता चल जाएगा कि ये एक झुमका किसका है, फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा।
ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको। हम तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार उस झुमके के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप उसके बारे में जानना चाहता था जिसका ये झुमका था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात गोपाल के कानों तक भी पहुंच जाती है। सुधा, अरे बेटी सुधा, नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है। पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है पिताजी, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी, ये तो भाग्य की बात है ना। अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभाकर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी हुई थी। राजकुमार की नजरें तो उसी लड़की को ढूंढ रही थी जिसका एक झुमका अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो सुधा ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई लड़की नहीं है वो। आखिर ये झुमका है किसका? कहीं मेरी योजना विफल न हो जाए। तभी सुधा भी वहां आती है और वो राजकुमार को देखती है। अरे, राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है। इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक बहुत पसंद आई। वाह, ये देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। बापू जब ये सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। सुधा ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार आदित्य की नजर सुधा के एक झुमके पर जाती है। सुधा ने एक कान को बालों से ढका हुआ था। जिसकी मुझे तलाश थी, आप सब जानना चाहते हैं कि मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी, आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो मैंने पोशाक पहनी हुई है, उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। सुधा तो सच जानती ही थी और वो हैरान रह जाती है। तभी राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको तो मुझसे भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही आपको अपना दिल दे बैठा था जब मैंने इस पोशाक को देखा। अब वो तुम्हारा एक झुमका मेरे कक्ष में गिर गया, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चल पाया, वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सुधा अपने कान के ऊपर से बाल पीछे करती है तो उसका एक कान खाली था। फिर राजकुमार वो झुमका भी सुधा को पहना देता है। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार आदित्य सिंह को देख सुधा की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके बाद गोपाल और सीमा को भी दरबार में बुलाया जाता है और राजकुमार की शादी सुधा से करवाई जाती है। उसके बाद सुधा के जीवन में दुनिया की सारी खुशियां थी।